नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे भाजपा की तैयारी विपक्षी दलों पर भारी। देश भर में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। उत्तराखंड में पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा, तो वहीं राज्य गठन के बाद पहली बार मतदान और मतगणना में 46 दिनों का फासला देखने को मिल रहा है। इसके तहत 19 अप्रैल को मतदान होगा और 4 जून को मतगणना होगी। विपक्षी दलों ने इस लंबी अवधि में भाजपा की ओर से गड़बड़ी करने की आशंका जताई है। चुनाव प्रचार के लिए प्रत्याशियों के पास 30 दिन से कम का समय है। ऐसे में प्रत्याशियों को जमकर मेहनत भी करनी होगी। हालांकि परिणाम के लिए काफी इंतजार करना होगा। देवभूमि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए भी भाजपा कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर देखने को मिल रही है। भाजपा ने एक और जहां 5 सीटों पर प्रत्याशियों को मैदान में उतारने के बाद प्रचार प्रसार तेज कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर 3 सीटों पर आसानी से टिकट फाइनल होने के बाद कांग्रेस में 2 सीटों पर पेच फंसा है। कांग्रेस हरिद्वार और नैनीताल लोकसभा सीट पर प्रत्याशी के चयन पर मंथन कर रही है। वहीं खबर है कि हरिद्वार सीट से टिकट के लिए पूर्व सीएम हरीश रावत और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा हाईकमान से पैरवी कर रहे हैं। वहीं नैनीताल सीट से भी टिकट के कई दावेदार होने से मामला लंबा खिंच रहा है। वहीं एक तरफ जहां कांग्रेस प्रत्याशियों पर मंथन कर रही है, तो दूसरी ओर भाजपा ने चुनाव प्रचार अभियान को धार दे दी है। इसी के तहत 5 सीटों पर आक्रामक प्रचार अभियान शुरू कर दिया गया है। सवाल यह है कि आखिर क्यों कांग्रेस अब तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं कर पाई है। सवाल यह भी है कि 1 माह से कम के समय में कांग्रेस प्रत्याशी का प्रचार प्रसार कब शुरू करेंगे और कब जनता के बीच में जाएंगे। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इससे पहले रिपोर्ट। चुनाव से पहले उत्तराखंड के लोग हमारे देश के यशस्वी नेता, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को समर्थन और वोट देने के लिए 19 तारीख का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि 19 तारीख का मतदान का दिवस आए और सारे लोग इसको एक उत्सव के रूप में मनाएंगे, एक त्योहार की तरह मनाएंगे। देखिए, आज हमारी चुनाव प्रबंधन टोली की बैठक थी और बैठक में हमने 3-4 प्रकार के कार्यक्रम तय किए। एक तो हमारे संगठनात्मक कार्यक्रम है। 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस है, 14 अप्रैल को अम्बेडकर जी की जयंती है और 23 मार्च को माननीय हमारी सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो रहा है। उन कार्यक्रम की रचना हम बूथ स्तर तक किस रूप में बनाते हैं, उसकी हमने चर्चा की। सभी प्रत्याशियों की नामांकन तिथि तय हो चुकी है, वो हम कल प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री सभी प्रत्याशियों के नामांकन में उपस्थित रहेंगे। देखिए, पार्टी की अंदरूनी रणनीति होती है और काफ़ी चीज़ों में चर्चा विमर्श चल रहा है और जो उपयुक्त समय आएगा कांग्रेस इन 2 सीटों पर भी नामों की घोषणा कर देगी। हाँ, कुछ अवधि लंबी लग रही है। देखिए, यहाँ पर 19 अप्रैल को चुनाव है और 19 अप्रैल से 4 जून के बीच में एक लंबी अवधि है जिसमें खेला हो सकता है। तो हम उस जो अप्रत्याशित चीजें जो हो जाती हैं इस 1.25 महीने के दौरान, जो सत्तारूढ़ दल के द्वारा गड़बड़ झाला किया जाता है और देखा गया है कि जहां भी काउंटिंग में, नतीजों की घोषणा में और वोटिंग में अवधि कम रही है, वहां जो है विपक्षी दलों ने बढ़त बनाई है और जहां भी अवधि ज्यादा रही है वहां भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीते हैं। इसका मतलब हमें पूरी आशंका है कि कुछ गड़बड़ उस दौरान हो सकती है और एक इंतजार भी कुछ जरूरत से ज्यादा लंबा है। उत्तराखंड की जनता 19 को वोट करेगी और 4 जून तक उसको वेट करना पड़ेगा। तो अवधि तो निश्चित रूप से ज्यादा है, लेकिन अब है तो क्या करें, मरता क्या ना करता, स्वीकार तो करना पड़ेगा। कांग्रेस का डाउनफॉल शुरू हुआ और कांग्रेस संगठन और सरकारों में टिकट देने की बात हो, पार्लियामेंट में हो, विधानसभाओं में हो, उससे निचले स्तर पे हो, तो लीडर्स जो होते हैं, लीडर यानी कि जो जनता की आवाज़ होते हैं, उन लोगों को तरजीह नहीं दी गई। तो खोखले होते चले गए। सब सिफारिशी, पूंजीपति, जुगाड़ू, करप्ट, दलाल टाइप के लोग जो हैं वो कांग्रेस में पदों पर बैठे रहे। तो लड़ने का मादा नहीं है। कांग्रेस वीक होती गई, संगठन कमज़ोर होता गया। फिर उनकी जो पॉलिसीज़ रही, यानी कि माइनॉरिटी का अपीजमेंट, यानी कि जो है आप समझ लीजिए माइनॉरिटी आप समझते हैं अल्पसंख्यकों का अपीजमेंट, वो भी लोगों को अच्छा नहीं लगा। जी हाँ, तो एक और जहां पर सत्ता पक्ष की जो तैयारियां हैं वो काफी ज्यादा आगे निकल चुकी हैं, तो वहीं प्रचार प्रसार शुरू हो गया है। लेकिन अभी कांग्रेस की बात करें तो अभी 2 सीटों पर प्रत्याशी भी घोषित नहीं हुए हैं। ऐसे में सवाल यह है कि कांग्रेस कब प्रत्याशियों की घोषणा करेगी, कब प्रचार प्रसार करेगी,
कम वक्त रह गया है। साथ ही साथ अवधि को लेकर भी विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि 19 अप्रैल को जनता मतदान करेगी, फिर 4 जून तक इंतजार करेगी, तो ऐसे में कोई बड़ा खेला ना हो जाए, इस तरीके की आशंका विपक्ष को है। चर्चा इसी पर करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। शीशपाल सिंह बिजी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन खन्ना जी, पूर्व प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष झा जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और पीसी थपलियाल जी, वरिष्ठ नेता यूकेडी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले शुरुआत शीशपाल जी से करते हैं। शीशपाल जी, सबसे पहले तो हम टिकट पे बात कर लेते हैं कि जो टिकट बंटवारा होना है, 2 सीटों पर अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं हुए हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब चुनाव भी नज़दीक है और समय कम है आपके पास प्रचार प्रसार के लिए, आप जितना देर करेंगे प्रचार प्रसार का समय आपको उतना कम मिलेगा, तो इसलिए कांग्रेस कब इस पर घोषणा कर सकती? क्योंकि अभी पिछली बार डिबेट हुई थी तो आपके प्रवक्ता कह रहे थे कि संभावित मंडे तक लिस्ट आ जाएगी, तो आज तो मंडे भी हो गया, ट्यूसडे पे देखिए यशी जी, अगर हमारे प्रवक्ता ने कहा कि जो है मंडे तक लिस्ट आ जाएगी, तो निश्चित तौर पर उन्होंने जानकारी के आधार पर कहा होगा। दिल्ली में जो है सीईसी की बैठक चल रही है और निश्चित तौर पर आज उत्तराखंड में भी जो है प्रत्याशियों के चयन पर मंथन होगा और निश्चित तौर पर जो है प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। और जहां तक आप विलंब की बात कर रहे हैं, मैं नहीं मानता कि जो है प्रत्याशी चयन को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कोई विलंब किया है। पहले आप देखते थे कि नामांकन 2-2 लोग कर देते थे और पता नहीं रहता था कि सिंबल किसको मिलेगा, लेकिन अभी तो चुनाव की शुरुआत हुई है और पार्टी संगठन ने जो है सभी लोकसभा क्षेत्रों में जम करके काम किया है। अगर हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो कांग्रेस पार्टी लगातार जो है किसानों के बीच सक्रिय रही है, वहां पर उनकी लड़ाई को जो है लड़ती रही है। वहां पर चाहे बेलडा का प्रकरण रहा हो या जो भी वहां पर अभी आपने देखा बीच में बरसात में जल भराव की समस्या हुई थी, तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हों चाहे हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी लगातार गांव-गांव ये भी कहा जा रहा है कि हरीश रावत और करण माहरा के बीच में पेच फंसा हुआ है, ये भी एक बड़ी समस्या है। एक तरफ जहां पूर्व सीएम है तो दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष है। यशी जी, कोई पेच नहीं फंसा है कांग्रेस पार्टी के अंदर। आपको जैसे ही प्रत्याशियों की घोषणा होगी, आपकी ये जो आशंकाएं हैं या आपके पास जो भी जानकारी है, मुझे लगता है कि उससे आपकी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है और हमारे यहाँ एक जो है प्रत्याशी चयन की एक पूरी प्रक्रिया है और सीईसी की बैठक होती है, उसमें जो है पूरे देश के जो है क्रमवार जो है प्रत्याशियों के नामों पर विचार होता है। और पिछली जो बैठक हुई थी उसमें कुछ अन्य रिपोर्ट जो है केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश नेतृत्व से मांगी थी, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर से भी सर्वे कराए गए हैं, प्रदेश स्तर से भी सर्वे कराए गए हैं। प्रत्याशियों के जो दावे हैं उसका मिलान जो है सर्वे रिपोर्टों से जो है किया जा रहा है, क्योंकि हम कोई कोर कसर इस लोकसभा चुनाव में नहीं छोड़ना चाहते और जो भी प्रत्याशी भाजपा को हराने में सक्षम होगा, ऐसे प्रत्याशियों को हम चुनाव मैदान में उतार रहे हैं। अभी हमने जहां 3 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, वहां भाजपा त्राइमाम कर रही है, क्योंकि भाजपा कहती है कि हम प्रदेश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, देश की दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। दूसरे जो है आप देखिए तोड़ फोड़ के भरोसे जो है आप राजनीतिक वैतरणी पार करना चाहते हैं। अगर भाजपा को अपने संगठन पे इतना ही भरोसा होता तो तोड़ फोड़ का सहारा क्यों लेते? तो आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी तो इस तरीके से हताश और निराशा में है नहीं। कांग्रेस पार्टी को अपने संगठन पर, अपने नेताओं पर, अपने कार्यकर्ताओं पर पूरा भरोसा है। जो हमने लगातार 5 साल जनता के मुद्दे उठाए हैं, जनता के बीच रहे हैं, बेटियों की लड़ाई हमने लड़ी है, अग्निवीर की लड़ाई जो है हमने पूरी शिद्दत से जो है लड़ी है, हम उसको उठाते रहे हैं, लगातार विकास के मुद्दों पर सरकार को घेरते रहे हैं। निश्चित तौर पर जनता इसे देख और समझ रही है और निश्चित तौर पर अब जनता के पास भी एक अवसर है। जो 5 साल उन्होंने महंगाई की मार झेली है, जो उन्होंने उनके बच्चों ने बेरोजगारी झेली है, जो राज्य के जो है क्षेत्र लगातार विकास विहीन हुए हैं, पलायन लगातार बढ़ा है, अब जो है वक्त है सरकार से सवाल पूछने का और जनता के जनार्दन के हाथ में ये लोकतंत्र का महापर्व है, वो भाजपा के प्रत्याशियों को हरा करके निश्चित तौर पर जो है विकास की राह खोल सकती है, अपने बच्चों की रोजगार की राह खोल सकती है। अग्निपथ योजना का विरोध हो रहा है, कांग्रेस पार्टी पहले ही घोषणा कर चुकी है कि हम जैसे ही केंद्र की सरकार में आएंगे इस जन विरोधी जो है योजना को हम वापिस लेंगे। तो निश्चित तौर पर बेरोजगारों को भी कांग्रेस पार्टी से एसीजी बहुत आस है
देश की जनता को, मातृशक्ति को, किसानों को, सबको कांग्रेस पार्टी से एक आस है। चलिए, और आप राहुल गांधी वापस की आएंगे, 5-10 वापस जोड़ो आते हैं यात्रा में शिशपाल जी। इसका नमूना भी देख चुके हैं। ठीक है, वापस जी, आते जैसी हैं जी। जी, वापस आते हैं। यूकेडी के प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं। पीसी थपलियाल जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? तैयारियों पर हम बात कर रहे हैं, यूकेडी की क्या तैयारी है, साथ ही साथ कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। जी, हेलो जी, कंटिन्यू करिए थपलियाल जी। हेलो। हाँ, मैं जो चुनाव के बारे में, जो ये संसदीय चुनाव है, इसको हम लगभग जब से राज्य बना और तब से जब हम फेस करते आए हैं, तो हमारी जो भूमिका है उसमें जनता ने जो भूमिका हमें दी है, मैं पहले भी कहा हूं कि हम सड़कों के सिपाही बनकर काम कर रहे हैं। और हम इस युद्ध में, राम और रावण के युद्ध में, जो रावणी युद्ध हो रहा है, इसमें हम गिलहरी का काम कर रहे हैं। हम जो हमारी एक कैपेसिटी है उसके मुताबिक काम कर रहे हैं। लेकिन दुख इसका होता है कि जब हम आज से पहले, पुराने जब पहाड़ था, जब हमारा पूरा पहाड़ हरा भरा था, तब हम नेताओं की क्वालिटी और आज की नेताओं की क्वालिटी का आकलन कर रहे हैं, तो हम जनता को ये समझा रहे हैं कि देखिए, किस पहले, आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले देव स्वरूप नेता होते थे, जिनके मुद्दे होते थे, जिनके सामाजिक मुद्दे होते थे। आज सीधा सीधा दिल्ली से डोले में बैठ के आ रहा है और कोटद्वार में उसका स्वागत हो रहा है, और उसके बाद वो, उसकी क्वालिटी क्या है कि वो आदमी तोड़ रहा है। अभी अभी किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी का नेता जुगरान आपकी चैनल में कह रहा था कि ये विपक्ष में या कांग्रेस में दलाल टाइप लोग हैं। अरे फिर उन दलालों को क्यों ले रहे हो तुम? उन दलालों की तूने पूरी जमात अपने पाले में कर रहे हो। ये तुम्हारा क्या क्वालिटी है? ये तो ये दिखाता है कि तुम इतने कमजोर हो कि तुम्हें अपने संगठन और अपनी पार्टी पे विश्वास नहीं है। और जनता इस चीज को समझ रही है। अब जनता का फैसला कैसे आता है वो देखना बाकी है। लेकिन जिस तरह से आपने बोला कि इन्होंने सबसे पहले अगर उत्तराखंड का किया, तो इनको उत्तराखंड, इनका सबसे बड़ी प्रयोगशाला है इस देश में, तो इन्होंने सबसे पहले उत्तराखंड में आश्वस्त होते हुए उत्तराखंड को सबसे पहले वोटिंग से मैं इसको चुना। थपलियाल जी, पहले 3 लोगों के नाम आए, सिटिंग सांसदों को इन्होंने फिर से टिकट दे दिया। उसके बाद में 2 लोगों के नाम आए, तो उसमें उन्होंने बदलाव किया। इन्होंने भी तो फिर पहले तो 3 लोगों को ऐसे ही उतार दिया, वही सिटिंग सांसद तो है। यहाँ पे किसी की नहीं चलती। आप देख नहीं रहे हो कि मुख्यमंत्री ये थोड़ी बोल रहा कि मेरे काम पे वोट देना। वो मोदी जी, अच्छा, मुझे बताइए 1 सेकंड, अभी जब विधानसभा चुनाव हुए तो आप कह रहे थे ये लोग मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, लेकिन ये लोकसभा चुनाव नहीं, तो अब तो वाकई लोकसभा चुनाव है, तो मोदी के चेहरे पर ही तो वोट मांगेंगे। किसके चेहरे पे मांगेंगे? केंद्र का ही तो नाम लेंगे ना। अभी चूंकि ये लोकसभा चुनाव है ना, मुझे बताइए, मैं गलत कह रही हूँ थपलियाल जी? अभी लोकसभा चुनाव है, ये जो राज्य के मुद्दे अलग होते हैं, मैं पता है, नगर निगम के चुनाव होते हैं तो वो मुद्दे अलग होते हैं। अभी तो ये केंद्र का मसला है ना। जी, केंद्र का मसला है, लेकिन केंद्र की पॉलिसी यहाँ पे जो उतरी है उसके बारे में वर्णन देना यहाँ के मुख्यमंत्री का काम है। मुख्यमंत्री ये बताएगा कि मोदी जी के कारण तुमको राजधानी मिल गई है, मोदी जी के कारण अंकिता को न्याय मिलेगा, मोदी जी के कारण यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा, मोदी जी के कारण ये जो देवभूमि है ये नरक भूमि बनेगी। ये सब बताना पड़ेगा। क्रोध नहीं, ठीक है, वापस आदमी भेज रहे हैं जिनको एबीसीडी नहीं मालूम। ठीक है, वापस आते हैं थपलियाल जी, वापस आते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फटाफट सबकी प्रतिक्रियाओं के बाद में वापस आऊंगे। जपेन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। थपलियाल जी, जैसे जैसे चुनाव का माहौल बनता जा रहा है, थपलियाल जी का ब्लड प्रेशर हाई होता है। ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड के अंदर बाहर से लाके प्रत्याशी थोप दिए गए, भाई सब हैं तो उत्तराखंड के ही। अब अगर उत्तराखंड के अंदर अगर प्रत्याशी आ रहे हैं, जनता स्वागत कर रही है, पहले से जाने पहचाने चेहरे हैं, प्रदेश के
कई मुद्दों के ऊपर शुरू से काम करते रहे हैं, तो ये हमें इसे तूल नहीं देना चाहिए। लेकिन हाँ, एक विपक्षी दल होने के नाते, विपक्षी दल के सदस्य होने के नाते ये राजनीति का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन हकीकत उससे कहीं इतर है और हमें उस हकीकत को समझना चाहिए। और किस उत्तराखंड को नर्क बनाने की बात कर रहे हैं थपलियाल जी? पिछले 5 वर्षों में उत्तराखंड के अंदर जितने काम हुए हैं, जितनी लोगों की आस जगी है और जो भविष्य की योजनाएं बनी है, पहले कभी बनी बिल्कुल नहीं बनी। और सरकार तो सरकार होती है, ठीक है, कोई सरकार कम काम करती है, ज्यादा करती है, पूर्ववर्ती सरकारों ने कम काम किया, वर्तमान सरकार ज्यादा काम कर रही है, तो भाई आलोचना का कोई समय होता है, शिषपाल जी, सबकी प्रतिक्रियाओं के बाद होता है। तो ये चुनाव के समय की आलोचनाएं किसी काम की नहीं है। जी ठीक है जबिन जी, वापस आएंगे। विपिन खन्ना जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से। विपिन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहते हैं? तैयारियों पर बात कर रहे हैं और एक सीट जो मांगी जा रही थी, मिली कि नहीं मिली आपको? यशी जी, तैयारी पूरी है और बिल्कुल गठबंधन का हम जो है कहीं इसीलिए तो कांग्रेस देरी नहीं कर रही है जी, कहीं यही तो कारण नहीं है? देखिए, नहीं, ऐसा नहीं है, देरी वाली बात नहीं है। और रही बात हमारी तैयारी की, तो बिल्कुल गठबंधन धर्म को निभाने हम जा रहे हैं और बिल्कुल संविधान को जिन लोगों से खतरा है, जो संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, हम उसकी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रहे हैं, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। जो लोकतंत्र को खत्म करने जा रहे हैं, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है कि हम लोगों ने उत्तराखंड में इतना काम किया, देश में इतना काम किया, तो मेरा मानना है तो फिर सीएए और यूसीसी पर आप वोट क्यों मांग रहे हैं? आप कहिए हम अग्निवीर योजना लेके आए हैं, हमें उस पर वोट दीजिए। आप कहिए हमने घर घर रोजगार, हर युवा को रोजगार, 15 करोड़ युवा को रोजगार दिया है, हमें वोट दीजिए। आप कहिए हमने महंगाई कम कर दी है, हमने गैस पेट्रोल डीजल कम कर दिया है। विपिन जी, इसका मतलब भाषण आप ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, ये सब कहा जा रहा है। इन्हें ज्ञान ही नहीं है, राजनीति कर रहे हैं खन्ना जी, तो कम से कम आंखें और कान खुले रखें कि कौन कहां कह रहा है। सब कुछ कहा जा रहा है जो आप कह रहे हैं। आप समय बताइए जबिंदर भाई, प्रवाह को व्यर्थ आप व्यर्थ में यहाँ बोल रहे हैं। नहीं, देखिए आप देखिए यहाँ टेढ़ी तरीके से कान पकड़ा जा रहा है ना। हम 900 रुपए सिलेंडर के दाम बढ़ाएंगे, उसके बाद हम 100 रुपए कम कर देंगे। हमने महंगाई कम कर दी और हमने महंगाई कम की है। हम भाषण में तो कह रहे हैं ना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राजधानी के नाम पर वोट मांगे भारतीय जनता पार्टी, अंकिता भंडारी प्रकरण में वोट मांगे भारतीय जनता पार्टी, जो नौकरियों में भ्रष्टाचार पर वोट मांगे भारतीय जनता पार्टी। कौन सा काम आपने किया? जरा एक काम, पेट्रोल डीजल के 2-2 रुपए कम किए हैं विपिन जी। केवल आप हाईवे गिरवाएंगे और कुछ नहीं गिरवाएंगे। पेट्रोल डीजल के भी दाम कम हुए हैं, ठीक है। बिल्कुल 2 रुपए, बिल्कुल मैं सोच रहा हूँ कि वो 2 रुपए जो मेरे बचे हैं, मैं उसे कौन से बैंक में जमा करूं, मेरे से खर्च नहीं हो पा रहे हैं जी। मतलब इतना पैसा भारतीय जनता पार्टी की वजह से बच गया है, रखने की जगह नहीं मिल रही है घर में। चलिए ठीक है, सुभाष झा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुभाष जी, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। और यहाँ जहाँ हम आज तैयारियों की बात कर रहे हैं, तो बीजेपी तैयारियों के लिहाज से काफी आगे है, इसमें कोई दो राय नहीं। कांग्रेस ने 3 अभी प्रत्याशी घोषित किए हैं और 2 अभी बाकी हैं। तो एक तरफ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने भी बताया कि एक सीट पर वो भी चुनाव, आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ना चाहती है, तो शायद इस वजह से देरी हो रही हो। और लेकिन ये कहा जा रहा है कि प्रचार प्रसार के लिए एक तो समय कम है, और दूसरा ये कि अवधि को लेकर जो विपक्ष सवाल उठा रहा है, उस पर भी मैं आपका रिएक्शन चाहूंगी कि एक लंबा टाइम गैप, जो 19 अप्रैल के बाद सीधे 4 जून को रिजल्ट्स आएंगे। मैं आपकी बात पे बाद में आता हूँ। खन्ना, आपने एक सवाल बोला था, खन्ना जी उसका जवाब नहीं दे पाए, तो मैं दे रहा हूँ जी। उसका आपने कहा कि एक सीट पे लड़ाई चल रही है और एक सीट की वजह से कांग्रेस लेट हो रही है क्या? दरअसल सुनने में ये आ रहा है कि आप वाले ये कह रहे हैं कि हम एक एमपी सीट नहीं दोगे तो कम से कम अपना एक नेता दे दो जो हम प्रदेश का अध्यक्ष बना लो। अब कांग्रेस इस बात पे राजी होने को तैयार नहीं है, और इन लोगों को भगाना नेताओं को आता नहीं। ये हुनर ये सीख लेते तो भी इनका काम चलता। जपेंद्र भाई इसमें इनकी मदद नहीं कर रहे हैं कि नेताओं को भगाने का गुर सिखा दे। तो वो इस वजह से जो है थोड़ा सा सीटों को लेकर के जो है थोड़ा सा डिले हो रहा है। हाँ।
और मंडे जो बोला था इनके प्रवक्ता ने, वो तो मंडे बोला था ना, तारीख थोड़े ना बताया था। ये मंडे क्या, वो अगले मंडे भी चलेगा। इसलिए आप उसको लेकर के कहीं कंफ्यूज मत होइए। ठीक है। अब रह गई बात आपके सवालों का। हाँ। तो देखिए, बड़ी सीधी सी बात है कि ये सोचिए कि कितना दोहरा रवैया है कि इलेक्शन के पास सारे संसाधन हैं, इलेक्शन कमीशन के पास, उसको चुनाव में चाहिए वोट गिनवाने के लिए और वोट करवाने के लिए। यानी 19 अप्रैल से 4 जून तक, यानी सोचिए कि कम से कम लगभग जो है पौने 2 महीना हो गया। 50 दिन होता है, 45 से 50 दिन। और यहाँ जो है इनको और जिसको लड़ना है चुनाव, पहाड़ के दुर्गम क्षेत्रों में जाना है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जाने में दिन भर लग जाते हैं। अगर एक चाहे भी कोई एमपी का प्रत्याशी खास करके पहाड़ में कि हम एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र चले जाएं, तो मुझे नहीं लगता कि 30 दिन में वो पूरा क्षेत्र घूम पाएगा। खाली गांव में उसकी उपस्थिति भी दर्ज नहीं हो पाएगी। तो उसको देने के लिए चुनाव आयोग के पास 30 दिन है और खुद को लेने के लिए 50 दिन है। ये जो दोहरा मापदंड है, ये बिल्कुल ही गलत है। दूसरी बात कि चुनाव आयोग ने इन चीजों का ध्यान नहीं रखा कि भीषण गर्मी पड़ती है मैदानी इलाकों में। तो भीषण गर्मी के समय जो चुनाव वहां रखा, उस चुनाव को रखना चाहिए था उत्तराखंड में, पहाड़ी राज्यों में। और ये जो डेट था, इस डेट को शिफ्ट करते उधर की तरफ मैदानी एरिया में। मैदानी एरिया में 19 अप्रैल को चुनाव होता तो बात समझ में आती, क्योंकि वहां भीषण गर्मी से लोग बचते। आप जून में, आप मई लास्ट वीक में चुनाव करवा रहे हो, जहां पानी की भयंकर किल्लत होती है, वहां जहां टेम्परेचर 48 डिग्री तक चला जाता है। तो दरअसल ऐसे नासमझ चुनाव आयुक्त लोग बनाए जाएंगे। 2 चुनाव आयुक्त भागेगा, सुबह किसी चुनाव आयुक्त की बहाली हो जाएगी, दोपहर में घोषणा हो जाएगी कि चुनाव है। तो जब सब कुछ पीएमओ हाउस से ही बनना है, तो मैं तो कहता हूँ चुनाव आयोग का एक चुनाव आयोग मंत्री भी रख ले। मोदी जी अपने पास बेकार के लिए मुख्य चुनाव आयोग तो चुनाव बनाए हुए। ये भी सीधा जब आपके बेशर्मी की हालत ये है, तो सीधा ही बोल दो कि एक चुनाव आयोग मंत्री रहेगा, चुनाव आयोग तो नहीं रहेगा। मूल बात यहाँ है, इससे चाहिए था। तीसरी बात, जो हमारे भाई अपने में जवाब देंगे, इन विपक्षियों ने सवाल नहीं पूछा, ये तो बता दीजिए कि 5 सांसद जो गांव गोद लिए थे उसका क्या हुआ। आप पूरे संसदीय क्षेत्र की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ कि 5 सांसदों ने एक गांव गोद लिए थे। तो उत्तराखंड के उस 5 गांवों को ही बता दीजिए कि उसकी हालत क्या हुई, उसका विकास कितना हुआ। ठीक है, इसका जवाब हम जपेन जी से लेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और देवभूमि के दंगल में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए जो हासिल होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश के लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। पहले चरण के मतदान से पूर्व पीएम का लखनऊ दौरा। माफ कीजिएगा, 17 अप्रैल को अयोध्या दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे, रामनवमी पर राम मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। बीजेपी रामनवमी पर करेगी बड़ा आयोजन। उन्नीस अप्रैल को पहले चरण के मतदान से पूर्व पीएम का दौरा। सत्रह अप्रैल को अयोध्या दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। पहले चरण के मतदान से पूर्व पीएम का दौरा। 17 अप्रैल को अयोध्या दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। रामनवमी पर राम मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अयोध्या से, बीजेपी रामनवमी पर करेगी बड़ा आयोजन। 19 अप्रैल को पहले चरण में होना है मतदान, उससे पहले 17 अप्रैल को प्रधानमंत्री आएंगे अयोध्या। पहले चरण के मतदान से पूर्व पीएम का यह दौरा कई मायनों में अहम। 17 अप्रैल को अयोध्या दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रामनवमी पर राम मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। सत्रह अप्रैल को अयोध्या दौरे पर रहेंगे पीएम।
रामनवमी पर राम मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। राम मंदिर में रामनवमी के दिन एक बड़ा आयोजन, रामनवमी पर करेगी बड़ा आयोजन। 19 अप्रैल को होगा पहले चरण का मतदान और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कौशलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, पहले चरण के मतदान से पूर्व पीएम का अयोध्या दौरा कई सियासी मायनों में भी अहम है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा कार्यक्रम अयोध्या में रखा है। 17 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री अयोध्या धाम में गया और वहाँ पे पूजा करेंगे, क्योंकि 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान है और उसके पहले जो अयोध्या मंदिर भव्य मंदिर बन के तैयार हुआ है, वो जिससे पूरे देश के लोगों को, चाहे वो चुनावी एक स्टंट कह लीजिए या चाहे वो जो है वो, क्योंकि रामनवमी उस दिन है इसलिए वहाँ पे कार्य देशभक्त जो है जो एक प्रचार होता है उस तरह से एक चीजें दिखाने की भी कोशिश वहाँ भारतीय जनता पार्टी करी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कार्यक्रम रखा गया। वहाँ तमाम बड़े नेता और तमाम जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग वहाँ जुटेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ गर्भगृह में जाके प्रभु श्री राम का पूजा करेंगे। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें यहाँ पर तो बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, क्या क्वेश्चन इसको लेकर कोई जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि कोई ऑफिशियली ऐसा जो है कार्यक्रम वहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि समाचार संहिता लगी हुई है और इससे वहाँ पे कोई ऑफिशियली कार्यक्रम नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें बीजेपी रामनवमी पर करेगी बड़ा आयोजन और 19 अप्रैल को आपको बता दें कि पहले चरण का मतदान होना है, उससे ठीक पहले 17 अप्रैल को अयोध्या पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और देवभूमि के दंगल का रुख कर लेते हैं, जहां पर बात कर रहे हैं बीजेपी की तैयारी पड़ रही विपक्षी दलों पर भारी। और चर्चा इसी पर मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए शीशपाल जी अपनी बात को पूरा करेंगे। पहले हाँ यशी जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि साहब जो है कांग्रेस के समय में कम विकास हुआ और हमने विकास को रफ्तार दी। जरा ये बताएं तो सही, कौन से विकास को रफ्तार दी? राज्य में जितने उद्योग धंधे लगे वो कांग्रेस की सरकार में लगे, जितने बड़े जो है कॉलेज बने, यूनिवर्सिटियां बनी वो कांग्रेस के दौर में बनी, जितना आप जो है इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं वो सब कांग्रेस के दौर में बना। भाजपा जो है दूसरे के कामों का श्रेय लेने में माहिर है और वही काम ये कर रहे हैं। आप जो है बेरोजगारों को रोजगार तो दे नहीं पाए, बेरोजगार आज भी धरने पे बैठे हुए, कम से कम उन्हीं के जख्मों पे मरहम लगा देते। चुनाव का दौर था, पूछते कि उनको कम से कम एक सटीक आश्वासन देते थे, कोई शासनादेश उनको ऐसा पकड़ा देते जिससे उनको लगता कि सरकार हमारे रोजगार के प्रति जो है गंभीर है। बेटी अंकिता भंडारी के माता पिता आज भी जो है श्रीनगर में धरने पे बैठे हुए, भाई सरकार उनके आंसुओं को क्यों नहीं देख पा रही है, उनके दर्द को क्यों नहीं समझ रही? उल्टा जो लोग आवाज उठा रहे हैं उनको आप जेल भेजने का काम कर रहे हैं। तो भाजपा कितनी बेटियों के हितैषी है, कितनी पहाड़ की हितैषी है, ये अब जनता भली भांति समझ गई। और अग्निपथ योजना को लेकर के लगातार राज्य में विरोध हो रहा है। मोदी जी जब भी उत्तराखंड आई ऐसी थी तब उन्होंने कहा कि मैं 5वें धाम को प्रणाम करता हूं, ये सैनिक धाम है 5वां धाम। आप जो है उसी को भूल गए, आपने जो है अग्निवीर योजना उन पर लाती, जिससे आपने राज्य के नौजवान के भविष्य को जो है चौपट करने का काम किया। और जब अग्निवीर में भर्ती होने के लिए नौजवान गए, वो अपने कटु अनुभवों को लेकर जब वापस आए, उसके वीडियो आज भी आपके पास होंगे, किस तरीके से वो जो है मोदी जी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। तो उनके दर्द को अगर आपने समझा होता। और पलायन आयोग आप ही ने गठित किया, वो लगातार कह रहा है कि 270 लोग उत्तराखंड से प्रतिदिन पलायन करने के लिए मजबूर है। इतना विकास आपने कर दिया कि नौजवान राज्य में रुक ही नहीं पा रहा। आपने जो है पॉली हाउस में जो है रोजगार के अवसर राज्य के नौजवान को दिखाए, पॉली हाउस तो लगे नहीं ये सीधी, उल्टा उद्यान घोटाला हो गया। माननीय हाई कोर्ट को सीबीआई जांच के आदेश देने पड़े और एक नहीं कई मामलों में। पहले मुख्यमंत्री इनके रहे, जो पूर्व मुख्यमंत्री, इनके मामले में माननीय हाई कोर्ट को सीबीआई जांच के आदेश देने पड़े और ये जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए जो है तो सीबीआई जांच को रुकवाने के लिए। इस देश के अंदर जो परंपरा भाजपा ने डाली है उससे इस प्रदेश की जनता भांति समझ रही है। तो इन्होंने न विकास किया न ये विकास करने वाले हैं। इनको केवल ध्रुवीकरण की राजनीति के सहारे जो है। जपेंद्र जी जवाब दीजिए भाई, ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं आप, आपने विकास कुछ नहीं किया है, कांग्रेस के कामों को ही गति देने की कोशिश की, उसमें भी आधे से ज्यादा काम किए नहीं है, आरोप है विपक्ष का।
ये जी यस हमारे शीशपाल बिष्ट जी लय में गए भाई। घोटाला हुआ, पॉली हाउस का घोटाला हुआ तो आपकी सरकार के रहते हुए आपके लोगों ने करा। और अगर लो ये नई 1947 कहानी से हो गई। लेकर अरे भाई पामेजा को 1947 से डायरेक्टर लेकर किसने बनाया? आप ही अरे की सरकार का 60 घोटाला है वर्षों तक जनाब। आपने राज उसे करा, हमारे आगे सिर आप पर करे जा रहे मरने हो। की कोशिश ना करें। माननीय जनता हाईकोर्ट का स्पष्ट आपका आदेश है। जनता आपकी माननीय शिकल नहीं हाईकोर्ट का देखना स्पष्ट चाहती, आदेश है। अगर जनता आप टीवी आपके डिबेट में ऊपर झूठ भरोसा नहीं बोलेंगे करना तो ये चाहती। झूठ नहीं चलेगा जपेंद्र साहब। यसी जी ही बता देंगे इस मामले को। तो रुकिए बीज तो क्यों झूठ बोल रहे हैं आप लाइव डिबेट में? आपके वन मंत्री थे नवप्रभात, उस समय घोटाला हुआ। बताइए, वो कांग्रेस के थे ना भाई, अरे भाजपा भाई के थोड़ी 7 थे। साल से आपकी सरकार है। आपने सुनिए कांग्रेस ना, के घोटालों को भी सुनिए, खोला सुनिए। क्यों नहीं? अरे आपने नहीं, कार्रवाई क्यों नहीं की? आपके ऊपर तो माननीय हाईकोर्ट का आपकी डंडा सरकार चल रहा की है। बात बता सीबीआई रहे हैं, जांच के रुकिए आदेश तो। हो रहे हैं। एक अरे मामले में रुकिए नहीं। तो, रुकिए तो। पार्किंग के मामले में सीबीआई जांच का आदेश हुआ। हमने क्या किया, क्या नहीं करा, ये आपने विषय नहीं है। भ्रष्टाचार किया। आपने क्या करा, ये बेरोजगारों की विषय, नौकरियां और उस खाई। विषय को हमने बेरोजगारों उठाया की है। नौकरियां बेची। अग्निवीर योजना से राज्य के नौजवानों का भविष्य अंधकार में धकेला। ठीक है। अंधकार में धकेला। ITI जवेन जी, कॉलेज शीशपाल जी, माफी चाहूंगी, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाथ जरूरत है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं लोकसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर, और इसी पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। और सीधे यहाँ पर हम रुख करना चाहेंगे सुभाष जी का। सुभाष जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या लगता है विपक्षी दल के जो मुद्दे हैं, चाहे वो अग्निवीर हो, केदारनाथ को लेकर भी विपक्ष ऐसे मुद्दा बना रहा है, साथ ही साथ जो भर्ती घोटाला हुआ है ये एक बड़ा मुद्दा मान रहा है, और जो घोटाले हो रहे हैं उनको लेकर ये बात कही जा रही है, तो क्या विपक्षी दल के ये मुद्दे जो हैं ये मजबूत हैं? और उत्तराखंड की जनता के सामने क्या विपक्षी दल ठीक तरीके से अपनी बातों को रख पा रहे हैं, अगर हम एनालिसिस करें तो? देखिए, भाजपा के खिलाफ मुद्दे बड़े बड़े हैं। अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड में ये गाय भक्त लोग बीफ का चंदा लिए हैं 250 से 300 करोड़ बीफ कंपनी से। ये इतने ईमानदार भाजपा के लोग हैं। और पाकिस्तान से जय पाकिस्तान को थर-थर कांपने लगेगा, उस पाकिस्तान से 300 साढ़े 300 करोड़ उसकी ऊर्जा कंपनी से इन लोगों ने चंदा लिया। ये लोग हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इनका प्रचार वो झूठ हो या सच, ये बहस का विषय है। भाजपा का प्रचार तंत्र कांग्रेस के प्रचार तंत्र से कई गुना मजबूत है। यही कारण है कि तमाम चीजें होने के बावजूद कांग्रेस अपना प्रचार तंत्र जो है उस मामले में कांग्रेस बहुत पीछे है। और यही कारण है कि वो सारे मुद्दे, जिस मुद्दे पर आग लग जाना चाहिए था बौद्धिक तौर पे, समाज में सामाजिक तौर पे, वो आग लगाने की ताकत आज के डेट में विपक्षियों के पास नहीं है। और यही कारण है कि आज के डेट में तमाम मुद्दों के बावजूद महंगाई क्लाइमेक्स पर है, बेरोजगारी क्लाइमेक्स पर है, एक से एक घोटाले सामने आ रहे हैं, वो सारी चीजें हैं, लेकिन बावजूद इसके जो प्रचार तंत्र है वो नहीं होने के कारण विपक्ष जो है पीछे है और भाजपा फिर आगे रहेगी उत्तराखंड में। ये मैं कहता हूं कि 5 की 5 सीट इस बार भाजपा को मिलने नहीं जा रहा। ठीक है, वापस आते हैं आपके पास। पीसी थपलियाल जी, सहमत है यहाँ पर सुभाष जी की बातों पर? उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के पास कहीं ना कहीं वो जो मैनेजमेंट बीजेपी का है वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक बड़ा ड्रॉबैक है। देखिए, ड्रॉबैक है। इस समय अगर आप बिहार पे नजर डालोगे, या जिस तरह से प्रशांत किशोर जनता के बीच में जाकर उनको पूरा अवगत करा रहा है कि किस तरह की वो जरूरत उत्तराखंड में थी, जिसमें कि विपक्ष जनता के बीच में जाने से थोड़ा हिचकिचाया और जनता को उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड आपने देखा होगा कि मोदी जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, उत्तराखंड देवभूमि है, और देवभूमि में लास्ट चुनाव में वो केदारनाथ में डांस कर रहे थे और इस चुनाव में वो अयोध्या में डांस करेंगे। और ये हम लोग विवश है देखने के लिए, क्योंकि 100 चूहे खा के बिल्ली हज करने वाली कहावत को यहाँ पे होगा। इस तरह से पहले तो शब्दों को थोड़ा सा ठीक करिए, और इस तरीके से प्रधान, भले ही आप विपक्षी दल के नाते बोल रहे हो, लेकिन वो प्रधान सेवक हैं। 100 चूहे खा के बहुत सम्मानित इसमें नहीं है, क्योंकि हम इतना बड़ा पाप कर रहे हैं। अभी आपने बोला कि जो अभी आपने बताया कि मांस वाली कंपनियों से इतना बड़ा चंदा तो है, लेकिन जब हम
राइफल देखते हैं, जो देश की रक्षा और सुरक्षा का सवाल है, वहां पे हम क्या कैसे बोले, किस तरह से हम इन लोगों की पूजा करें जो अपने को बोलते हैं हम जन सेवक हैं। हमें पीएम मत बोलो, हमें वो जन आप अपना सेवक मानो। एक तरफ तो तुम सेवक मान रहे हो, दूसरी तरफ तुम राजा बन के तुमने हमारी ऐसी की तैसी कर रखी है पूरे जनता की। आप ये देखिए किस तरह से हमारा एकमात्र आश्रय था अग्निवीर, और हमारी गढ़वाल राइफल और कुमाऊं रेजिमेंट का डंका बजता था विश्व में। हमने ऐसी ऐसी लड़ाइयां फतेह की जो ये देश, ये देखो कारगिल का युद्ध इनको इन्हीं के भाजपा के काल में हुआ था, और ऊपर से गोलियां चल रही थी, और इन दोनों रेजिमेंट ने वो नीचे से अपने सीने में गोली खा के लड़ाइयां जीती है। आज तुमने उन्हीं को खत्म कर दिया। देखिए आप, ये देशद्रोह से कम है क्या? मतलब मैं आप बोल रहे हो ना बिल्ली हुआ, ये तो इतना बड़ा देशद्रोह है कि तुमने उन लोगों को उनका जीवन इस देश की रक्षा सुरक्षा में, और आज इसी राज्य के लोग इन्होंने अपॉइंट कर रखे हैं रक्षा सुरक्षा में। आज रक्षा सुरक्षा उत्तराखंड के लोगों के ही हाथ में है, और उनका तुमने जो नीचे के तबका जो सिपाही बनकर जो काम करते थे, आज आपने वो रोजगार छीन लिया है हमसे। हमारा पहाड़ का व्यक्ति नौकरी नहीं ढूंढता था, आज जो नौकरियों के ऊपर हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा उत्तराखंड की धरती पे बना हुआ है, और उसमें जो बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष हैं वो चुनाव में भी कूद पड़े कि जिससे कि जनता को ये अवेयर कराएं कि देखो तुम्हारी नौकरियों पे डकैती हो रही है। लेकिन पहाड़ में तो फौज थी मैडम, फौज वहां फौज नौकरियों के लिए देहरादून नहीं आते थे तैयारी करने, वो फौज के लिए रात दिन दौड़ते थे। और आज अग्निवीर के माध्यम से इन्होंने वो दिव्य सपना हमारा चकनाचूर कर दिया, तो हम क्या बोले। आज जो हमारे बीच में गढ़वाल में सांसद की लेकर आके मुझे वोट दो, मैं और 84 साल का पांथी उसको पीछे पीछे हल्द्वानी गए कि भाई सिंगताली पुल का निर्माण करा दो, वो राज्यसभा एमपी थे, और उन्होंने कहा हाँ मैं कराऊंगा। आज सिंगताली पुल में हमें चक्का जाम करना पड़ा, तो भी इन लोगों के गांव में क्यों नहीं, क्योंकि इनके पास वो है जो अयोध्या में जाकर पूजा करेंगे, वो है इनके पास। और हमारे जो लोग हैं जपेन जी देखिए, मोटे मोटे तौर पर अगर हम बात करें तो विपक्षी दलों का साफ तौर पर ये कहना है कि जो बेसिक यहाँ पर जरूरतें थी जिस लिए उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ, वो सारे काम नहीं किए गए हैं, कुछ भी नहीं किया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम इससे सहमत नहीं हैं। आप ये देखिए, इसी राज्यसभा एमपी ने बोला था कि मैं मोहन से लेकर डाटकाली तक जो संसार विहीन क्षेत्र है वहां टावर लगाऊंगा। उसको बोले हुए 3 साल हो गए, आज दिन तक वो टावर कहीं नहीं लगा पाए। तो आगे क्या कर पाएगा? इनके 5 साल में क्या किया ये बता दीजिए। शायद आपकी जानकारी में नहीं है तपलियाल जी, जो मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए आज आप देखें तो आज जिस रूट की आप बात कर रहे हैं, आज आप वहां पे कहीं पे भी बात कर लीजिए, मोबाइल कनेक्टिविटी पहले से कहीं बेहतर हो गई। और जहां आपने अग्निवीर योजना का जिक्र करा, जहां आपने अग्निवीर योजना का जिक्र करा, अग्निवीर योजना से सबसे ज्यादा लाभ ही उत्तराखंड को मिलता है। भाई उत्तराखंड से गढ़वाल रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट में लोग जाते थे, भर्तियां होती थी, तो आज किसने रोक दिया? आज अग्निवीर के नाम से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अभी ये मसला भी बीच में राहुल गांधी ने भी छेड़ा था कि शहीद की श्रेणी में नहीं आ पा रहे हैं वो लोग जो अग्निवीर के तहत गए। अब राहुल गांधी जी क्या कहते हैं और उसका अर्थ क्या होता है? नहीं, ये तो बात जायज है ना, लेकिन आप राहुल गांधी को भले कुछ भी कह रहे हैं, राहुल गांधी तक क्या बोलता है, इनको कोई मतलब ही नहीं। कोई कुछ भी बोलता है, आप मुझे बताइए ना, वो शहीद की श्रेणी में क्यों नहीं आ रहे? हमें थपलियाल जी क्या जान की कीमत नहीं है, शहादत की कीमत नहीं है? हाँ शीशपाल जी, उत्तराखंड वासियों को संतुष्ट करना, शीशपाल जी, उत्तराखंड का प्रत्येक सैनिक बहुमूल्य है और वो उत्तराखंड के लिए और केंद्र सरकार के लिए अहमियत रखता है। शीशपाल जी,
देखिए यशी जी, भाजपा के प्रवक्ता ने अभी कहा कि जो है उत्तराखंड का एक एक सैनिक जो है हमारे लिए बहुमूल्य है और वो इनके लिए महत्वपूर्ण रखता है। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि प्रधानमंत्री जी जब चुनाव दौरे पे उत्तराखंड आए तो वो अग्निपथ योजना वापस लेने की घोषणा करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है। वैसे वो जब भी उत्तराखंड आए, वो 2014 के लोकसभा चुनाव में आए, 2019 के जो है लोकसभा चुनाव में भी आए, विधानसभा चुनाव में भी आए। उन्होंने राज्य की जनता को हर बार भरोसा दिलाया, हर बार उन्होंने डबल इंजन के नाम पर वोट मांगे। लेकिन वो डबल इंजन कहाँ है, उत्तराखंड की जनता खोज रही है। वो डबल इंजन तो दिखाई नहीं दिया कहीं। उसका कोई लाभ राज्य को तब मिलता ना जब वो यहाँ उत्तराखंड में उतरता, क्योंकि न तो हमारे बेरोजगारों को रोजगार मिला, न हमारे राज्य से पलायन रुका, न जो है उद्योग पहाड़ चढ़े। देखो आपने बरसात के दौर में दुर्दशा आपने मैदानी क्षेत्रों की देखी, जल निकासी तक की व्यवस्था नहीं है। तो क्या विकास इस राज्य में हुआ वो जनता भली भांति जानती है। ये स्थिति। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कह रहे हैं कि साहब हमने विकास की गंगा बहा दी। आज ही के अखबारों में बड़ी खबर छपी है कि उत्तराखंड के बहुत से ऐसे गांव हैं, वो डोईवाला विधानसभा में भी है जो देहरादून में है, मसूरी विधानसभा में भी है जो देहरादून जनपद में है, चमोली, उत्तरकाशी, कुमाऊं में बहुत से जनपद है जिन्होंने चुनाव बहिष्कार की घोषणा की उन गांवों में। और उन्होंने इसलिए की कि उनके यहाँ जो सड़क की घोषणा इन्होंने इस पर हमने चर्चा भी की थी कि कई ऐसे गांव है उन्होंने कहा सड़क नहीं तो वोट नहीं, सड़क नहीं तो वोट नहीं, सुविधाओं से नहीं जुड़े हैं। तो ये चीज लोग चुनाव बहिष्कार के लिए क्यों मजबूर हैं? ठीक है, इसका जवाब हम जपेन जी से लेंगे। उससे पहले विपिन जी फटाफट अपनी बात को पूरा करिएगा, उसके बाद मैं जपेन जी से जवाब लेती हूँ जरा। ठीक है विपिन जी, मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया। विपिन जी मैं आती हूँ शीशपाल जी। विपिन जी जी क्या कहना चाहते हैं? जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप है, एक सीट जिस पर पेच फंसा हुआ है वो कौन सी सीट है जो कि आम आदमी पार्टी चाहती है? देखिए यशी जी, आम आदमी पार्टी ने नैनीताल सीट के लिए दावेदारी पेश की है और बाकी केंद्रीय नेतृत्व तो तय करेगा कि हमें सीट मिलती है या नहीं मिलती। लेकिन अभी जहां साहब ने जो बात कही कि भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र बहुत मजबूत है, बिल्कुल मैं उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि उनका प्रचार तंत्र बहुत मजबूत है। वो इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के घोटाले भी उतने ही मजबूत हैं। ये लोग कहते हैं विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है। हाँ, विपक्ष गाने गाता है कि भाई बेरोजगारी, विपक्ष कहता है महिला सुरक्षा, विपक्ष कहता है किसान की आय दोगुनी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ही बात कहती है कि हमारे पास इलेक्टोरल बॉन्ड है, क्योंकि बीफ कंपनियों से चंदा लेने वाले, पाकिस्तानी कंपनियों से चंदा लेने वाले, जो जुआ खिलवाती है कंपनियां ऑनलाइन, उनसे चंदा लेने वाले, राम मंदिर के नाम पर चंदा खा जाने वाले, राम जन्मभूमि में घोटाला करने वाले, यहां तक कि केदारनाथ मंदिर से सोना चोरी करवाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग, अगर उनका प्रचार तंत्र मजबूत नहीं होगा तो फिर क्या विपक्ष का प्रचार तंत्र मजबूत होगा? क्योंकि विपक्ष को इन्होंने बिल्कुल खाली हाथ छोड़ दिया है और बड़े बड़े घोटाले, नोटबंदी सबसे बड़ा हिंदुस्तान का घोटाला, ऐसे घोटाला करके भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जेबें इतनी ज्यादा भर ली हैं कि उन्हें प्रचार से कोई नहीं रोक सकता। और बिल्कुल इतने घोटाले करने के बाद विपक्ष के हाथ बिल्कुल सही, सच बात है कि विपक्ष के हाथ बिल्कुल खाली। ठीक है जपेंद्र जी, हम जहां इतने विकास की बात करते हैं, डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं, डबल इंजन की ताकत की बात करते हैं, तो ऐसे में चुनाव बहिष्कार और सिर्फ सड़क के लिए अगर ग्रामीण कर रहे हो तो ऐसी व्यवस्था को क्या कहेंगे? क्या आप मुझे बताएंगे? कई ऐसे गांव हैं देहरादून के आस, एक सेकेंड लेट मी कंप्लीट जपेंद्र जी, हम इस पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं। हालांकि आज ये मुद्दा ऐसा जरूरी हो जाता है क्योंकि आज भी अगर ग्रामीण सड़क के लिए लड़ाई लड़ रहे हो तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता अगर आप कह रहे हो कि हमारे पास डबल इंजन की ताकत है। जपेंद्र जी देखिए प्रचार तंत्र की मजबूती और सक्सेस जनता के सहयोग पे टिकी होती है, और जनता का सहयोग और जनता का भरोसा, जनता का भरोसा आज जिस दल के ऊपर है वो किसी से छुपा नहीं। अब रही है इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने मुझे चुनाव बहिष्कार का जवाब ही नहीं दिया। ये कोई बात नहीं हुई जपेंद्र जी, क्या विपक्षी दलों की बातों का जवाब देंगे और जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब नहीं देंगे? चुनाव बहिष्कार के बारे में पहले मुझे बताइए
कि ग्रामीण चुनाव बहिष्कार क्यों बताइए, करना पहले आप चाहते हैं? पूछ लीजिए। चुनाव बहिष्कार की बात क्यों कर रहे हैं ग्रामीण? चुनाव- क्या सड़क के लेकर, चुनाव क्या सड़क को बहिष्कार लेकर तो लड़ाई देखिए, लड़नी चाहिए? चुनाव बहिष्कार तो देखिए, चुनाव बहिष्कार करने का मन तो कांग्रेस अपना बना चुकी है, लेकिन लोकतंत्र में इनकी मजबूरी है और इतना पुराना दल है, ये चुनाव बहिष्कार करें कैसे? क्योंकि इनके पास प्रत्याशी नहीं है। जपेंद्र जी पास कुछ भी, कोई- जपेंद्र जी कुछ भी, ग्रामीण जपेंद्र जी ये तो बहुत बहुत बेकार तरीका हुआ कि आपने घुमा फिरा के सारी टोपी जो है वो इधर कर दी है कांग्रेस की तरफ। ऐसे नहीं होता है ना सर। आप मुझे ये बताइए कि जनता क्यों सड़क के लिए लड़ाई लड़ रही है, जहां ऑल वेदर रोड बनवा रहे हैं, सारे वेदर्स के लिए रोड, वहां आज ऐसे भी लोग हैं मौजूद जिनके पास सड़कें ही नहीं है, कैसी भी सड़कें नहीं है। आपकी सब बातें मानी, समझ गए हम, लेकिन हमने आपके पहले चुनाव बहिष्कार का जवाब दिया कि कांग्रेस की लोकतंत्र में सबसे बड़ी मजबूरी बनी हुई है कि खुल के चुनाव बहिष्कार, लेकिन जो स्थितियां बनी हुई है ना चुनाव की, तो कांग्रेस वाकई में चुनाव बहिष्कार के मूड में है कि भैया बहिष्कार करके घर बैठो। ना इनके पास नीति है, ना रीति है, ना प्रत्याशी है, और ना इनके पास चुनाव लड़ने का दमखम है। अब रही सड़कों की बात, रही धरने की बात, तो निश्चित तौर पर जहां कोई कमी है, जहां कोई इस तरह की चीजें हैं, तो निश्चित तौर पर सरकार पूरी निष्ठा से प्रयास करेगी कि इस तरह की मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए और भविष्य में इस तरह की कमियां कभी भी देखने में ना आए। ये सरकार का काम है, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है और सरकार ये करके दिखाएगी। अब चुनाव का बहिष्कार खुलेआम न करके अगर कांग्रेस लुके छुपे और द्वंद्व से कर रही है, तो ये कांग्रेस की अपनी मजबूरी। शीशपाल जी, हाँ यशी जी, देखिए इससे निकृष्ट बयान और कोई नहीं हो सकता। आप ग्रामीणों की जो वाजिब मांग है, जो उनका वाजिब दर्द है, आप उसका मजाक बना रहे, आप उनको कांग्रेसी बता रहे। नागरिक नहीं मानते इस राज्य का, और पारदर्शी चुनाव कराना, मतदान में प्रत्येक नागरिक का भाग लेना, ये प्रशासन को करना है या नहीं करना, ये भी कांग्रेस ही करेगी। मतलब चुनाव आयोग की भूमिका भी कांग्रेस निभाए। आप कहना क्या चाहते हैं जपेंद्र जी? मतलब आप सत्ता में होने के बाद अगर ये कहें कि कांग्रेसी चुनाव बहिष्कार करवा रहे हैं, तो ये तो बहुत आश्चर्यजनक है इसी जी। ये तो बहुत गैर जिम्मेदार बयान है। उन लोगों के जख्मों पर इससे ज्यादा नमक छिड़कने वाली बात और क्या हो सकती है? जो लगातार मीडिया में जो है। ठीक है, माफी चाहूंगी, बाकी कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे थे, जहां एक और बीजेपी और कांग्रेस लगातार अपनी कमर कस चुके हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। वहीं विपक्षी दलों ने कुछ सवाल सत्ता पक्ष पर भी खड़े किए हैं। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।